हम्म, चलिए सभी लोग रेडी, स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस में सब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा? ऑक्यूरेंस। कहाँ कहाँ पर मिलता है और किस फॉर्म में मिलता है, कौन कौन से कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं बेटा फ्लोरोपेटाइड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोपेटाइड। ठीक है, फ्लोरोपेटाइड। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CA3PO4 का होल ट्वाइस CaF2। CA3PO4 होल ट्वाइस CaF2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरोपेटाइड। फ्लोरोपेटाइड। उसके बाद सेकेंड कंपाउंड हम लोग का क्या रहेगा? फ्लोरोस्पार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोस्पार। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? CaF2। थर्ड फ्लोरीन का कंपाउंड क्या रहेगा? क्लायरो क्रायोलाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्रायोलाइट। और इसका फॉर्मूला है Na3Al F6। Na3Al F6। क्लोरीन क्लोरीन कैसे अकुरेंस होते हैं, किस फॉर्म में एग्जिट करते हैं? तो क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि यहाँ फ्लोरोपेटाइट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोरोपेटाइट। क्या होगा? क्लोरोपेटाइट। और इसका फॉर्मूला 3CA3PO4 का होल ट्वाइस CaCl2। CaCl2, जहाँ पर यहाँ पर F2 था और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? Cl2 लगा देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्लोरोपेटाइट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरोपेटाइट। फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट। ठीक है, इसके बाद आप लोग जानते हैं कॉमन साल्ट जो आप लोग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, NaCl। NaCl भी इसमें क्या है? क्लोरीन है। KCl, NgCl2 एंड 6H2O, इसके फॉर्म में हम लोग का क्या रहता है? हम लोग का क्लोरीन प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट के फॉर्म में भी हम लोग का क्लोरीन प्रेजेंट रहता है। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप लोग याद रखेंगे। तो पहला क्या है? फ्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिट करता है? फ्लोरोपेटाइड और फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट। और क्लोरीन किस में करता है? फ्लोरोपेटाइड, कॉमन साल्ट एंड कार्नेलाइट। एक क्रायोलाइट और एक कौन सा है? कार्नेलाइट। थोड़ा सा डिफरेंस है, और फॉर्मूलाज में कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट करिए। कॉमन साल्ट NaCl हो जाएगा, कार्नेलाइट KCl, NgCl2, 6H2O। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन याद हो जाएगा। फ्लोरोपेटाइट, फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरोपेटाइट, कॉमन साल्ट एंड कार्नेलाइट। नोट हो गया? सभी लोग कर लिए? हो गया? नोट कर लिए? आगे बढ़े? ठीक है, इसके बाद देखेंगे हेलोजेंस में ब्रोमीन। ब्रोमीन कहाँ मिलता है बेटा? सी वाटर में। कहाँ मिलता है? वाटर में। और ब्रोमीन के फॉर्म में रहता है। आयोडीन क्या होता है? कैलिची, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिची। इसमें क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड। ठीक है, NaIO3। NaNO3 प्लस NaIO3 के फॉर्म में हम लोग का प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैलिची। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मैंने कहाँ करवाया था? रेडॉक्स रिएक्शन में भी करवाया था। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इसमें हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, हमने देखा था इसका ऑर्डर देखा था।
कि फ्लोरीन क्या होता है, नीचे होता है, और जो नीचे होता है ऊपर वाले के साल्ट से क्या कर लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है। मैंने बताया था फ्लोरीन क्या कर लेगा, क्लोरीन को क्लोरीन के साल्ट से रिप्लेस कर लेगा, ब्रोमीन को ब्रोमीन के साल्ट से रिप्लेस कर देगा, और आयोडीन को आयोडीन के साल्ट से रिप्लेस कर लेगा। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्लोरीन का साल्ट, ब्रोमीन का साल्ट और आयोडीन का साल्ट है। तो फ्लोरीन रिएक्शन करवाता है, तो यहाँ से आयोडीन को रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पर ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पर क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है, और एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, KF में, फ्लोरीन। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था। फ्लोरीन क्या करेगा, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साल्ट से क्या कर लेता है, रिप्लेस कर लेगा। सिमिलरली क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर लेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन क्या कर लेगा, ब्रोमीन को Br2 में रिप्लेस कर देगा, आयोडीन को I2 में रिप्लेस कर देगा, लेकिन फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन के जस्ट नीचे है। रिप्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ब्रोमीन है, ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर लेगा, आयोडीन को कर लेगा, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन हम लोग लिखते हैं Br2, ये क्या कर लेगा, पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, और आयोडीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है। आयोडीन आयोडीन क्या करेगा, ब्रोमीन को भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्लोरीन को भी नहीं कर सकता, ना ही फ्लोरीन को नहीं कर सकता। तो आयोडीन का किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और ये KI3 बना लेता है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और क्या बनाता है, KI3 बनाता है। इसको मैंने क्या बताया था, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में करवाया भी था। ठीक है। तो एक केलीची है, सी वाटर है, सोडियम NaNO3 NaIO3, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, और इसमें आप लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर से देखे थे कि जो नीचे होता है ऊपर वाले के साल्ट से उसको क्या कर लेता है, रिप्लेस कर देता है। ये सारे रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए लिख लिए। हाँ। थर्ड दिखेंगे, रिएक्शन ऑफ F2 विथ अल्कली। अल्कली के साथ मतलब हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। F2 के दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है NOH के साथ होगा
कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ। NaOH क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और सेकंड में NaOH क्या होना चाहिए, हॉट एंड कंसनट्रेटेड होना चाहिए। तो इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। यहाँ पर NaF H2O और OF2 बनेगा। ठीक है। जहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, NaOH F2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाएगा। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीफ्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाएगा। F2 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा हॉट एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो NaF H2 और इसमें क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, दो कंडीशन याद रखना है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। और कोल्ड एंड डाइल्यूट फॉर्म में क्या लिखिएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2। ठीक है। सेकंड फोर्थ नंबर देखेंगे, रिएक्शन ऑफ F2 एंड Cl2 विथ H2O। F2 और Cl2 का H2O के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, Cl2 H2O के साथ रिएक्शन करता है तो HCl और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। F2 H2O के साथ रिएक्शन करता है, HF और O2 और O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको याद रखना है। ठीक है, F2 H2O के साथ रिएक्शन करता है, HF में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीजन और ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और Cl2 H2O के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड और HOCl3 में HOCl में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये कंपाउंड से याद रखेंगे। चलिए नोट करेंगे। इसका क्या नाम होगा, हाइपोक्लोरस एसिड। इसको बोलेंगे हाइपोक्लोरस एसिड। और ये क्या है, ओजोन, ओजोन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ओजोन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाँ, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। चलिए लिख लिए। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखेंगे। रिएक्शन ऑफ NH3 विथ NaOCl। ठीक है, NH3 NaOCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है, और साथ में NaOH देता है, और NH2 और NH2 बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। तो अमोनिया का NaOCl के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, हम लोग का हाइड्रोजन बनता है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ Cl2 विथ H2O2। यहाँ पर रिएक्शन होता है Cl2 का क्लोरीन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, Cl और दो Cl और दो दो हाइड्रोजन, यहाँ से क्या निकल जाएगा, हम लोग का HCl निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। क्लोरीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन बनवाता है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ HF, अगर HF हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में लेते हैं,
और SiO2 के साथ रिएक्शन होता है, तो HF का SiO2 के साथ रिएक्शन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है H2SiF6 में। ठीक है, हेक्साफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक इसमें हो गया हाइड्रोजन में, ये हेक्साफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड में, और एक इसमें ऑक्सीजन में। ये तीनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरीन का हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड में। ठीक है, NH3 NaOCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। और HF SiO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किस में, हेक्साफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तीनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। इसको लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। आगे बढ़े, चलिए। हीटिंग ऑफ HClO3, HClO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं 375 केल्विन के ज़्यादा टेम्परेचर में। ठीक है, टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, ज़्यादा रखा है। तो HClO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ClO2 O2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ClO2 और O2 और H2O में। रिएक्शन ऑफ I2O5 विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, और इस आयोडीन का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तो Na2H2O3 एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयोडाइड में, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Na2S4O6 में। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको याद रखना है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ClO6 विथ HF, ClO6 HF के साथ रिएक्शन करता है, और एक कंपाउंड बनाता है ClO2 प्लस F माइनस, ClO2 प्लस F माइनस, और साथ में क्या रिलीज करता है, HClO4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करेंगे। हाँ, वो तो CO2 होगा ना।
हो गया, नोट कर लिया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स को याद रखना है। यहाँ पर ए वाले कंपाउंड को याद रखेंगे, यहाँ पर ए वाले कंपाउंड को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। HClO6 क्लोरीन के ऑक्सी एसिड। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, प्यूरिफिकेशन ऑफ Br। ठीक है, ब्रोमीन का हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ Br लिख लेंगे, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का हम लोग इम्प्योर ब्रोमीन ले रहे हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NaBrO3 और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इम्प्योर ब्रोमीन का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इम्प्योर ब्रोमीन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सोडियम ब्रोमाइड और NaBrO3 CO2 में। NaBr को हम लोग क्या करते हैं, एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, प्योर ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, तो NaBr को हम लोग H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, प्योर Br मिलेगा और ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। यहाँ पर जो ऑर्डर है ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का है और किसका है, थर्मल स्टेबिलिटी का। एसिडिक स्ट्रेंथ को SS और हम लोग इसको डिनोट करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर में डिपेंड करता है, जहाँ से H+ निकलता है और किसका एनाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जहाँ से H+ आसानी से निकल जाए और जिसका एनाइन क्या होता है, स्टेबल होता है, उसी को उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से H+ निकल जाता है और इसका जो एनायन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसी कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो HClO4, HClO3, HClO2 और HClO में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, HClO4 का ज़्यादा होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि H+ निकालने के बाद इसका एनायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका एनायन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा और HClO3 का सबसे कम होगा। थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी को हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा तो इसका क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें क्या होता है अब हम लोग किसका कंपेयर करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, OP। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, OP से। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, HClO4 का सबसे कम होता है और HClO का हम सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, जिसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है, कम होता है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे कम। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होता है और इसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर सबसे कम, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। समझ में है। एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हमने रिलेट किया था, जो H+ देने के बाद जिसका जो एनायन होता है ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका ClO4 नेगेटिव क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी कारण इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगा। और एक दूसरे तरीके से जो H+ आसानी से दे दे, H+ आसानी से दे दे मतलब यहाँ से H+ क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाता है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी पढ़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे कम। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, सबसे कम। तो ये ऑर्डर को लिख लेंगे।
समझ में है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? जिसका एनायन क्या होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो आसानी से H+ दे दे। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? सबसे कम होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, स्ट्रक्चर आप लोग को बनाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के आई थ्री को कैसे लिख सकते हैं? K+ और I3- में लिख सकते हैं। ठीक है, के आई थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? K+ और I3-। और I3 कैसे रहता है बेटा? I- और कोऑर्डिनेट बॉन्ड I, कोवलेंट बॉन्ड I में कन्वर्ट रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। I3 को कैसे रहता है? I- ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड I, कोवलेंट बॉन्ड I। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग को क्या पूछ सकता है? यहाँ पर पोटेशियम और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होगा। पोटेशियम और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा दिख रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और ये आयोडीन और आयोडीन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप लोग को पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, तीनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में याद रखना है। के एच एफ में इसको इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? K+ और H ए माइनस में होगा। H हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ए वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को X और इसको हम लोग मानते हैं Y। तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन और दो फ्लोरीन है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या होता है? दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? लगभग लगभग इक्वल होता है। दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? लगभग लगभग, यहाँ ए वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का और ए वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? लगभग लगभग इक्वल होता है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे पूछ सकता है। I4O9 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ए I3+ और 3O आई थ्री माइनस में होता है। एक इसमें होगा I3+ और 3iO3 में, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो आप लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे ना, तो आप लोग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसके बाद दिया है ICl3। क्या होता है बेटा? डाइमर के फॉर्म में एग्जिट करता है। किसके फॉर्म में? डाइमर के फॉर्म में। मतलब क्या होगा? इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो I2Cl6 हो जाएगा। I2Cl6 हो जाएगा। समझ में है? यहाँ पर ICl3 दिया है, अगर ये डाइमर बोलेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल देंगे तो क्या हो जाएगा? I2Cl6 हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में है? इसके बाद एक स्ट्रक्चर है I2O4 में क्या होता है? IO+ और IO3- में रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? IO+ और IO3- में। ठीक है, सी एस बी आर थ्री में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CS+Br- और Br2, ये इस फॉर्म में एग्जिट करता है। CsI3 किस फॉर्म में एग्जिट करेगा? CS+ और I3- में। ठीक है, इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, आप लोग को याद रखना है। चलिए नोट करेंगे इसमें। ये वाला इसका स्ट्रक्चर है ना। इसका स्ट्रक्चर है। KI3 में आप लोग को याद होना चाहिए, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी रहता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी रहता है। तीनों बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो, जिसमें दो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। I4O9 किस कंडीशन में रहता है? I3+ और 3O 3iO3- में रहता है। ICl3
एक किस फॉर्म में एग्जिट करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिट करता है। ये I2Cl6, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। I2O4 ये किस फॉर्म में एग्जिट करता है, IO प्लस और IO3 माइनस में। CsBr3 CS प्लस Br माइनस और Br2 में। CsI3 CS प्लस और I3 माइनस में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग के क्लोरीन के सारे स्ट्रक्चर और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब हम लोग नया स्टार्ट करेंगे इनर्ट ग्रुप वाले फैमिली, नियॉन फैमिली को स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम से जानते हैं, और 4 नाम क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस, हिंदी में बोले तो अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप, ये सारे नाम एक ही ग्रुप के हैं। चलिए सारे लोग नोट कर लिए, स्ट्रक्चर समझ में आया। आगे बढ़े। हाँ, इनर्ट गैसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनर्ट गैसेस में हम लोग इसका ट्रिक पढ़े थे। इसमें क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इतने सारे गैसेस होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इसको ट्रिक के ऊपर में बात करते हैं, ठीक है। सारे का ट्रिक बताएं तो इसको भी बताएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीना, हीना, नीना, हीना, नीना, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, रंगीन। हीना, नीना, ऐश्वर्या, करीना के एक्सरे रंगीन, ऐसे याद करेंगे। और हम लोग और एक ट्रिक बना सकते हैं, हिमानी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिमानी, दोनों आ जाएगा, हिमानी, ठीक है। और को आप लोग लिख सकते हैं AR से याद कर सकते हैं, हिमानी और करीना, ठीक है। हिमानी और करीना, इसको याद रख लेना, करीना। और इसको जेनॉन से आप लोग क्या लिखेंगे, जाति, जाति, और RN से रहना, रहना, ठीक है। क्या बोलेंगे, हि, हिमानी और करीना जाति रहना, ठीक है। और अब मेरा ट्रिक क्या रहेगा, हीना, नीना, ऐश्वर्या, करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते थे बेटा, हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो कुछ कैरेक्टर क्या होती है, डिक्रीज होती है, कुछ कैरेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऐसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होती है बेटा, कुछ कैरेक्टर क्या होती है, जैसे कि इंक्रीजिंग वाले कैरेक्टर देखेंगे तो साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा, इंक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होगी। और डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। साइज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, वीक वंडरवाल फोर्स बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होगा, ठीक है। डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसका एटॉमिक मास बढ़ता है, और एटॉमिक मास किसका प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी के। तो इस आप लोग को पता ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। इसमें क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है बेटा, कुछ एक्सेप्शन है, इसको याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। और Eg मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन। Eg मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा होता है पॉजिटिव फॉर ऑल नॉर्मल गैसेस। जितने भी नॉर्मल गैसेस हैं उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
फुलफिल्ड होता है। ठीक, इसके बाद इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नियॉन, आर्गन। आर्गन और क्रिप्टॉन के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या होता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है। और हीलियम का क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा होता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये हम लोग का एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी से। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि इनर्ट गैसेस क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड नहीं बनाते थे। पहले मानते थे साइंटिस्ट कि इनर्ट गैस के जितने भी एलिमेंट्स हैं कंपाउंड नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं तो वो लोग ट्राई ही नहीं कर रहे थे कि इनर्ट गैस के कंपाउंड भी क्या बनाएंगे, इनर्ट गैस के एलिमेंट क्या करेंगे बेटा, कंपाउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने देखा ऑक्सीजन को किसके साथ रिएक्शन करवाए, प्लेटिनम और ऑक्सीजन 6 के साथ, PTO6 के साथ मिक्स किए तो एक कंपाउंड बना, क्या बना, O+। ऑक्सीजन को हमने किसके साथ मिक्स किया, प्लेटिनम और ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया तो एक कंपाउंड बन गया O+PTO6 का माइनस, होल माइनस। ठीक है, तो ए वाला एक कंपाउंड बना तो किसके कलर का था, रेड कलर का था। ठीक है, समझ में आया? एक साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन, प्लेटिनम और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो एक कंपाउंड क्या बन गया हम लोग का, O+PTO6 में कन्वर्ट हो गया और वो कौन से कलर का था, रेड कलर का था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था। ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके कंपेरिजन में इक्वल था बेटा, जेनॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन के कंपेरिजन में थे। अगर ऑक्सीजन ये वाला कंपाउंड बना रहा है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लगभग जेनॉन से क्या कर रहा है, मिक्स हो रहा है, तो जेनॉन भी तो बना सकता है। अगर जेनॉन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में इक्वल है, तो जैसे ऑक्सीजन एक कंपाउंड ए वाला बना सकता है तो जेनॉन भी तो बना सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन ए वाला कंपाउंड बना सकता है तो जेनॉन भी ए वाला कंपाउंड बनाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, जेनॉन को PT और F6 के मिक्सर के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और ए वाला कंपाउंड बन गया ऑक्सीजन के सिमिलर ही। और इसका कलर भी क्या आ गया, रेड कलर आ गया। इसके बाद इस कंपाउंड के बनने के बाद और सारे कंपाउंड जैसे KrF2 और RnF2 और सारे कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए। पहले क्या मानते थे कि जीरो ग्रुप एलिमेंट्स कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा नहीं तो कहाँ से कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो पहला कंपाउंड कौन सा बना, जेनॉन PT F6- ये वाला कंपाउंड बना जो कौन सा कलर का था, रेड कलर का था। इसके बनने के बाद बहुत सारे कंपाउंड जैसे KrF2 RnF2 बनाए गए। समझ में है? पहले क्या मानते थे कि जितने भी नोबल गैसेस हैं कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते हैं। उन्होंने कैसे कंपेयर किया, ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोजन ऑक्सीजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जेनॉन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाएगा तो जेनॉन भी बना सकता है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने ए वाला कंपाउंड बना, ए बनने के बाद बहुत सारे कंपाउंड बनाना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी में आप लोग क्या लिखेंगे, हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है और आर्गन और क्रिप्टॉन का क्या होता है बेटा, लगभग लगभग सेम होता है। ए वाले का एक्सेप्शन को याद रखना है। ठीक है, हीलियम का सबसे ज़्यादा और आर्गन और क्रिप्टॉन का क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक में क्या दिया, आर्गन का कम होता है, क्रिप्टॉन का ज़्यादा होता है, और कुछ बुक में क्या दिया है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, दोनों आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें।
कौन कौन सा एक्सेप्शन याद रखना है? हीलियम का सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, आर्गन और क्रिप्टन क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। और ये वाला इसमें कौन सा फर्स्ट कंपाउंड था? जेनॉन, प्लेटिनम F6 माइनस, रेड कलर का था। इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए। फर्स्ट कंपाउंड क्या था? ये वाला था, नोबल गैसेस वाले में। चलिए नोट करिए, आराम से नोट करिए, पूरे नोट करिए, लिखिए। अच्छा, इसमें ऑटो कर देना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लोराइड्स ऑफ जेनान, जेनान के कुछ फ्लोराइड्स हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखेंगे जेनान के फ्लोराइड्स में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा? जेनान है गैसियस फॉर्म में है, फ्लोरीन क्या है हम लोग का गैसियस फॉर्म में है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेनॉन फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जेनॉन F2 में, ठीक है। इसमें कुछ रिएक्शन में कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ एक जेनान है, दो फ्लोरीन है, यहाँ पर एक जेनान, दो फ्लोरीन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? जेनॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 फ्लोरीन के साथ, 2F2 मतलब 4 फ्लोरीन के साथ 1:5, मतलब क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन क्या रख रहे हैं 5, और जेनॉन को रखना है 1:5 के रेशियो में रखते हैं। 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 7 बार, 7 बार में हम लोग रख रहे हैं। तो ये क्या होता है, जेनॉन F4 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में। जेनॉन के जितने भी हेलाइड होते हैं क्या होते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जेनान को हम लोग कर रहे हैं 3 फ्लोरीन के साथ, 3F2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं 316 डिग्री सेंटीग्रेड में, 60 से 70 बार बार प्रेशर में। तो ये किस में होता है, जेनॉन F6 में कन्वर्ट हो जाता है, और किस में, एक कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पर रेशियो क्या होता है, 1:20 का रेशियो होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जितने भी जेनान के हेलाइड्स बने हैं उनका हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जेनान F2 का हम लोग क्या करते हैं, जेनान F2 का हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेनॉन O2 और HF में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेनॉन O2 और HF में। जेनान F4 का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जेनॉन O2 HF और जेनॉन O3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। जेनॉन F6 का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, इसमें से 2 हाइड्रोजन और 2 HF निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन निकाल दिए। यहाँ से 2 फ्लोरीन निकाल दिए तो कितना बचा, 4 बचा, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो जेनान F4 बन जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन निकाल दिए तो 2 HF हो गया। क्या बचा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 फ्लोरीन, यहाँ पर 4 फ्लोरीन, समझ में है। और यहाँ से जेनॉन हुआ। अब जेनॉन O4 है, यहाँ फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 फ्लोरीन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गया, 2 HF बन गया। क्या बचा हमारे पास, जेनॉन, और एक ऑक्सीजन पहले से था, और यहाँ के एक ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। और 4 में से 2 निकाल दिए तो क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा। अब फिर यहाँ से हम लोग फिर H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 2 फ्लोरीन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 HF बन जाएगा, ठीक है, 2 HF बन गया। यहाँ के एक ऑक्सीजन, यहाँ के ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, और क्या बन जाता है, जेनॉन O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन समझ में आया? चलिए, ये वाला इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर 3 दूनी 6 फ्लोरीन है तो 6 फ्लोरीन ऐड कर दिए, यहाँ 4 फ्लोरीन है, 4 ऐड कर दीजिए, यहाँ 2 फ्लोरीन है, 2 ऐड कर दीजिए। ये टेम्परेचर याद रखना है, 400 डिग्री और 1 बार, 600 डिग्री 7 बार, ठीक है, और 60 to 17 बार। ये रेशियो याद रखना है, 1:5 रेशियो और 1:20 रेशियो, ठीक है, रेशियो को याद रखना है।
चलिए हो गया, नोट कर लिए। चलिए हो गया, नोट कर लिए सभी। हाँ, अब देखते हैं रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड का हम लोग देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं विथ PCl5। किसके साथ देख रहे हैं? अ, एक मिनट। PF5, SBF5 एंड MF5। एम फॉर क्या हो जाएगा? मेटल। ठीक है, मेटल फ्लोराइड है। यहाँ पर फास्फोरस पेंटा फ्लोराइड हो जाएगा, एंटीमनी SBF5 है और MF5 के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। तो जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन F2 PF5 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एच जेनॉन, एक मिनट। हाँ, जेनॉन F प्लस और PF6 में, 6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जेनॉन F प्लस और PF6 माइनस में, ठीक है। जेनॉन F4 है और SBF5 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेनॉन F3 प्लस और SBF6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जेनॉन F6 है, MF के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो M प्लस और जेनॉन F7 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी M लिखा हुआ है, इसमें मेटल कौन कौन से होंगे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होगा। लिथियम क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और ये जो एनायन होता है, इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसी कारण इनका क्या होता है? ओवरलैपिंग ठीक से नहीं होता है। इस कारण ये क्या होता है? मेटल में लिथियम को हम लोग नहीं रखना है। बाकी हम लोग को सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम हो सकते हैं। स्मॉल साइज लिथियम के स्मॉल साइज के साथ क्या करता है? ये रिएक्शन नहीं करता, इसी कारण हम लोग लिथियम को नहीं रखते हैं। यहाँ होगा भाई, नोट कर लेंगे। ये सारे रिएक्शन है बेटा, रिएक्शन में कुछ समझाने का है नहीं, इसी कारण ज़्यादा मैं उतना डीप नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन देखना है, समझना है, लिखना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक फ्लोरीन था, दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पर ऐड हो गया, तो यहाँ PF6 बन गया। यहाँ पर एक फ्लोरीन आ गया, ठीक है। यहाँ का दो फ्लोरीन था, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो गया, तो क्या हो गया? PF6 बन गया, ठीक है। और जेनॉन फ्लोराइड बन गया। यहाँ पर चार था, यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर चार था, एक यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ का चार यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फोर था, यहाँ उड़ जाए ऐड हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो गया है, ठीक है। और यहाँ का वाला इसमें ऐड हो गया है, F यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 7 हो गया है। रिएक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ का एक फ्लोरीन यहाँ पर ऐड हो गया, तो यहाँ पर F6 हो गया। और यहाँ पर क्या था? 2 था, 1 हो गया, F1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन कितना था? 4 था, एक चार में से एक यहाँ चला गया, तो एक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, F6 हो गया। एक फ्लोरीन चार में से एक चला गया, तो 3 हो जाएगा। और एक निकल रहा है, यहाँ से फ्लोरीन से एक निकल रहा है, तो यहाँ पर हमें सपोज जहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं तो पॉजिटिव चार्ज आती है, और जो लेता है यहाँ से फ्लोरीन लेने वाला क्या होता है? नेगेटिव चार्ज में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है रिएक्शन? यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ से फ्लोरीन एक ऐड हो गया, तो यहाँ पर F5 था, एक फ्लोरीन ऐड होने से क्या हो गया? F6 हो गया, ठीक है। PF6 बना है। यहाँ पर चार फ्लोरीन था, एक फ्लोरीन यहाँ पर चला गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया, इसको याद रखना है। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्यों आ रही है?
यहाँ से निकल के फ्लोरीन यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर ऐड हो रहा है। जहाँ ऐड हो रहा है वहाँ पर माइनस चार्ज होगा, और जहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, रिएक्शन कुछ बड़ा नहीं है, इसी कारण ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस देखेंगे। ठीक है, नोबल गैसेस के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्शन ऑफ जेनॉन F4 विथ O2 F2। जेनॉन O4 O2 F2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, देखिए यहाँ का दो फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, दो फ्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाएगा तो जेनॉन F6 बन जाएगा, और यहाँ का ऑक्सीजन निकल गया, यहाँ पर बना गया। ठीक है, O2 बन जाएगा। जेनॉन F4 है, दो ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देंगे तो जेनॉन F6 हो जाएगा, और O2 क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। ठीक, रिएक्शन में कुछ नहीं है। इसके बाद देखेंगे, हीलियम एंड नियॉन डज नॉट फॉर्म लेथरेट ड्यू टू स्मॉल साइज। ये क्या करते हैं, लेथरेट नहीं बनाते हैं, इनका क्या होता है, साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और सोलिबिलिटी इन H2O इंक्रीज टॉप टू बॉटम। यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग जीरो ग्रुप में आते हैं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो पानी के साथ सोलिबिलिटी क्या होती है, जीरो ग्रुप एलिमेंट की क्या होती है, बढ़ती है। सोलिबिलिटी इन H2O इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। आर्गन यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, आर्क वेल्डिंग करते हैं, जैसे लोहा वगैरह को जोड़ना होगा, तो आर्क वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। आर्क वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, आर्गन का करते हैं। डीके ऑफ रेडॉन, रेडॉन का हम लोग क्या करेंगे, डीके करेंगे। आर ए का हम लोग क्या कर देंगे बेटा, डीके करेंगे। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 88 और एटॉमिक वेट कितना होता है, 226 होता है। ठीक है, जब इसका डीके होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, हीलियम निकल जाता है, यहाँ हीलियम निकल जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास कितना होता है, 4। यहाँ से दो एटॉमिक मास 2 निकल गया, मतलब 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। और 4 वेट में हम लोग क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, 26 से क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग डीके ऑफ क्या बोलते हैं, रेयन, आर ए। चलिए नोट करेंगे। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी।
टॉप टू बॉटम क्या होते हैं सोलिबिलिटी, जीरो ग्रुप की बढ़ती है। आर्गन का यूज हम लोग क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। और हीलियम नियम डज नॉट फॉर्म ए कैथलेट ड्यू टू स्मॉल साइज, कैथलेट, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखेंगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड ऑफ जेनॉन, हमारे पास क्या है, कुछ कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन दिया हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप्स, लोन पेयर ऑफ जेनॉन, टोटल लोन पेयर, ठीक है। ये कॉलम बनाएंगे। अब सारी चीज़ें हम लोग आराम आराम से देखेंगे और सारे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग इस वाले पॉइंट्स को कर लेंगे। चलो वहीं से स्टार्ट करेंगे, समय तो है हमारे पास। हम्म, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है ना सभी को, आराम से आ जाता है। कौन सा मेथड से यूज करते हैं आप लोग, डायरेक्ट निकालते होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालते हैं, जेनॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एक्साइटेड स्टेट, फिर उसमें क्या करते हैं, जेनॉन को जोड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं। तो कितना टाइम लगता होगा, कम से कम 2-3 मिनट तो लगता है, 1-2 मिनट तो लगता ही होगा ना। 1 सेकंड से इस बार में हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक थोड़ा सा एक ट्रिक देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ एक ट्रिक है, ठीक है। आप लोग को बैलेंस ही पता होगी सेंट्रल एटम। आपको क्या करना है बेटा, सेंट्रल एटम वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम का वैलेंसी पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या लिखते हैं, नियॉन। यहाँ पर हम लोग इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, साइड एटम, साइड एटम देखते हैं। साइड एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, शेयर करता है। साइड एटम देखना है, जैसे कि हम लोग देखेंगे जेनॉन F2 में देखेंगे, ठीक है। जेनॉन F2 में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। साइड एटम ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जेनॉन सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। जेनॉन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। और F2 हम लोग का क्या होगा, साइड एटम होगा। क्या होगा, साइड एटम। इतना तक क्लियर है, जेनॉन हम लोग का सेंट्रल एटम और फ्लोरीन हम लोग का क्या होगा, साइड एटम। तो हम लोग को याद रखना है हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। क्या होता है, 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीजन फैमिली करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है। उसमें 1 सिग्मा और 1 क्या होता है, पाई होता है। इतना तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसमें क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब एक बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाएगा मतलब सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर मतलब क्या होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। इतना तक सभी को क्लियर है। और हम लोग ना हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो पाई बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, इसको कट कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला है, आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। आपको क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर प्लस आप लोग को अनपेयर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 2 आएगा, इसका सम कितना आएगा बेटा,
तीनों का सम अगर 2 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। कौन सा होगा? sp। सम क्या होगा? 3 होगा, तो क्या आएगा? sp3। सम कितना आना चाहिए? 4। sp2। sp2 यहाँ पर 4 हो जाएगा तो क्या होगा? sp3। 5 होगा तो sp3d, और 6 होगा sp3d2, और 7 होगा तो क्या होगा? sp3d3। इतना तक क्लियर है? अब देखते हैं फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ चुका है, और फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, CH4 का देखते हैं। CH4 एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? यहाँ पर देखिए, कार्बन फैमिली में वैलेंसी कितना होती है? 4। 4 हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 4। ठीक है, 4। और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है? कितना करता है? एक करता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। तो यहाँ पर 4 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा? 4। तो माइनस क्या कर देंगे? 4। तो लोन पेयर कित यहाँ पर क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या है? लोन पेयर इसमें क्या है? 0 है। समझ में? लोन पेयर 0। तो पहला हम लोग को समझ में आया कि इसमें वैलेंसी कितना है? 4। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसमें? 4। तो 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। तो लोन पेयर कितना होगा? 0। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा? 4 बॉन्ड बनेगा। यहाँ CH4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 बॉन्ड है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा। तो कितना होगा? 4 सिग्मा होगा। तो हम लोग का क्या है? बॉन्ड कितना बन रहा है? बॉन्ड पेयर कितना बन रहा है हमारे पास? 4। हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, तो कितना होगा? 4 सिग्मा। और लोन पेयर कितना है हमारे पास? 0। 0 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा? 4। 4 आ जाएगा तो क्या होगा? अभी इसका स्ट्रक्चर sp3। ठीक है, जेनॉन F2 का निकालना है। जेनॉन F2 का निकालना है, इसको देखिए। जेनॉन का क्या है? F2 का इलेक्ट्रॉन निकालना है। जेनॉन का क्या है? वैलेंसी कितना होती है? सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितना होगी? 8। 8 होगी, यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, और फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना करता है? एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो माइनस कितना लिखेंगे हम लोग? 2। फ्लोरीन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, तो इसमें कितना लिखेंगे? -2। तो -2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 6। 6 मतलब कितना लोन पेयर होगा? 2 लोन पेयर। 6 मतलब कितना हो जाएगा? 3 लोन पेयर। कितना हो जाएगा? 3 लोन पेयर। 3 लोन पेयर हुआ हमारे पास। कितना आया? 3 लोन पेयर। और यहाँ पर जितना जुड़ा है उतना सिग्मा बॉन्ड होगा। कितना होगा? 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड। 3 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का? 5। और 5 आता है तो हम लोग को कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3d। क्या हो जाएगा? sp3d। समझ में है? sp3d। ऐसे आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है वो देखना चाहिए, और ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, अब हम लोग उसमें आते हैं, हमारे पेज में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8। ठीक, फ्लोरीन कितना जुड़ा है? 4। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 6। तो 6 हो जाएगा तो sp3d2। समझ में है? तो यहाँ पर कितना है हमारे पास? 2 लोन पेयर है, और कितना है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। और 2 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसका शेप क्या क्या होता है? स्क्वायरल प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जेनॉन का लोन पेयर कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, अगर टोटल स्पीसीज में अगर हम लोग लोन पेयर की बात करते हैं तो कितना लोन पेयर होता है? 14। ठीक है, इसका तो निकाल लिए थे। ठीक है, इसका शेप तो पता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, sp3d का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप क्या होता है? ये लीनियर शेप होता है। ठीक है, और इसमें लोन पेयर कितना निकाले थे हम लोग? 3 निकाले थे वहाँ पर। इसका लोन पेयर कितना होता है? 3।
और टोटल स्पीसीज में बात करेंगे तो कितना लोन पेयर होता है, 9। ठीक है, अब देखते हैं। अगर जेनॉन F5 है, जेनॉन F3+ दिया हुआ है, अब ऐसे में आप लोग को कैसे निकालना है, देखिए। हमारे पास एग्जांपल क्या है, जेनॉन F3+। ठीक है, जेनॉन F3+। जेनॉन की ए वाला ग्रुप से आता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 8। 8 कर देंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 8। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। 8 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करना है, वैलेंसी में 1 माइनस करना है। नेगेटिव चार्ज आएगा तो वैलेंसी में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 की जगह कितना, इसका वैलेंसी तो 8 होती है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें 7। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 3 का, तो कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना है, 2 लोन पेयर। लोन पेयर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2। और F3 है, यहाँ पर जितना भी लगा होगा उतना हम लोग का सिग्मा बॉन्ड होगा। F3 आएगा तो कितना सिग्मा बॉन्ड होगा हम लोग का, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 3 और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। समझ में है? चलिए, हाँ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है हम लोग का, sp3d। और sp3d का क्या होता है, जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसका शेप क्या होता है, टी शेप का होता है। और जेनॉन में इसमें कितने लोन पेयर होते हैं, 2। और इसमें टोटल लोन पेयर की बात करते हैं तो कितना होता है, 11। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूला में निकाल के देखते हैं, जेनॉन O2 F2 में। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन जेनॉन का क्या होगा, ठीक है, जेनॉन O2 F2 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जेनॉन O2 F2 में। ठीक है, जेनॉन O2 F2 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 8। ऑक्सीजन कितना करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कितना ऑक्सीजन कितना करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। और हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2, 1 ऑक्सीजन 2 का, और 2 ऑक्सीजन कितना की शेयरिंग करेगा, 4 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ इसमें, -4। यहाँ तो पहले से माइनस था, -4। फ्लोरीन कितना करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 फ्लोरीन कितना करेगा, 2 का। तो यहाँ पर कितना आएगा, -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 - 6, और इतना कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, 1 लोन पेयर। कितना होगा, 1 लोन पेयर। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1, हमारे पास 1 लोन पेयर है। हमारे पास कितना है, 1 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड हम लोग का कितना दिख रहा है, हम लोग का सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 3। तो हमारे पास कितना सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, 3 सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 आ रहेगा, तो हम लोग का sp3। यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, यहाँ 2। हाँ, यहाँ ऑक्सीजन 2 जुड़ा हुआ है, 2 होगा, 4 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो sp3d 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4। 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d। चलिए, हाँ, तो अच्छे से देखते हैं। जेनॉन F2 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। और इसका जियोमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होता है, लीनियर होता है। लोन पेयर जेनॉन में कितना होता है, 3 होता है। टोटल लोन पेयर कितना होता है, 9। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 होगा। ठीक है, इसको x रखेंगे और इसमें -2 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा।
इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4 होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होता है, 2 लोन पेयर होते हैं जेनॉन में। और टोटल लोन पेयर की बात करेंगे तो कितना होता है, 14। इसमें जेनॉन F3 प्लस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टी शेप का होता है। और ये क्या होता है, 2 और 11 होते हैं, ठीक है। इसमें लोन पेयर कितना होते हैं, जेनॉन में 2 होता है और उसमें टोटल लोन पेयर की बात करेंगे तो 11 होगा, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा 6। और इसका शेप क्या होगा, इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और सीसॉ शेप शेप का होता है। और इसमें कितना होता है, लोन पेयर 1 होते हैं और ये क्या होता है, 11 टोटल लोन पेयर की बात करते हैं तो 11 होता है। जेनॉन O3 में हम लोग एक्सक्लूसिव नेचर का होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 और इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। और इसका शेप क्या होता है, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल और शेप की बात कर रहे हैं तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर 1 होते हैं, टोटल लोन पेयर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। चलिए आप लोग को समय दिया जाएगा नोट करने के लिए, इसको ध्यान देंगे पहले, ठीक है। चलिए, रिएक्शन ऑफ जेनॉन O3 विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन होता है जेनॉन O3 का NOH के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na+H जेनॉन O4 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका रिएक्शन फर्दर हम लोग करवाते हैं तो Na+ जेनॉन O6 जेनॉन ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस आर लिस्ट रिएक्टिव ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल फील्ड होता है। और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका क्या होता है, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इनमें क्या होता है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। और मतलब इसका क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इनर्ट गैसेस कैन बी सेपरेट, इनर्ट गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसएब्जॉर्प्शन ऑफ चारकोल। इनर्ट गैसेस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड डिसएब्जॉर्प्शन ऑफ चारकोल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीजन क्या होगा, वीक वांडरवाल फोर्सेस के कारण। नोबल गैसेस का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्यों होता है, वीक वांडरवाल फोर्सेस के कारण। वाई हैज इज बेन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन, रेडॉन के केमिस्ट्री को स्टडी करना क्यों डिफिकल्ट होता है, इसका क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल स्मॉल हाफ लाइफ, इसका स्मॉल हाफ लाइफ के कारण क्या होता है, इसका स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है और डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग नोट करिए फटाक से। हाँ यहाँ से नोट करिए।